हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 9 बादल को घिरते देखा है, जिसके कवि हैं महानतम कवि बाबा नागार्जुन जी। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं बहुत ही सुंदर कविता का भावार्थ बताने जा रहा हूं। वह है पाठ 9 बादल को घिरते देखा है, जिसके कवि हैं बाबा नागार्जुन। नागार्जुन जी का वास्तविक नाम बैजनाथ मिश्रा है और उन्हें बाबा क्यों कहते हैं, उनके नाम के पहले टाइटल में बाबा क्यों लगाया गया है, यह मैंने इस पाठ के पहले वीडियो में अपने बताया है, जहां पर मैंने इस कविता का गायन भी किया है और आप लोगों ने उसे अपने कमेंट से, अपने लाइक से सराहा भी है। उसके लिए अनेक अनेक धन्यवाद। आज मैं इस कविता का भावार्थ आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जहां पर आपको बहुत ही सुंदर भावार्थ देखने को मिलेगा। आशा करूंगा कि आपकी आकांक्षाओं पर, आपकी इच्छाओं पर मैं खरा उतर सकूं। कारण यह है कि यह कविता जितनी सरल दिख रही उतनी है भी नहीं, क्योंकि लेखक जो हैं, कवि जो हैं नागार्जुन जी हैं, उनकी कविताओं में संस्कृत निष्ठ शब्द कहीं पे आते हैं। अपने आवश्यकता के अनुसार उन्होंने शब्दों का उपयोग किया हुआ है। चलिए भावार्थ की शुरुआत करते हैं और यह ध्यान रखें कि कवि नागार्जुन की यह कविता अगर आंख बंद करके भावार्थ आप सुनेंगे तो आपके सामने चित्र खड़ा कर देगी। इस तरह से इसका भाव है। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अमल, अमल अर्थात स्वच्छ, धवल सफेद, गिर, गिर गिर का अर्थ होता है पर्वत, पहाड़, शिखर मतलब चोटियों पर। कवि यहां पर नागार्जुन जी हिमालय पर्वत के सौंदर्य को, उसकी सुंदरता को, उसकी प्राकृतिक खूबसूरती को का वर्णन करते हुए कहते हैं, वे कहते हैं कि उन्होंने सफेद और स्वच्छ, स्वच्छ मतलब जिसमें कोई गंदगी न हो, जो निर्मल हो, सफेद और स्वच्छ हिमालय पर्वत की चोटियों के ऊपर, कवि नागार्जुन कहते हैं कि उन्होंने हिमालय पर्वत की चोटियों के ऊपर, सफेद स्वच्छ हिमालय पर्वत की चोटियों के ऊपर अपनी आंखों से बादल को घिरते हुए देखा है, वहां पे मंडराते हुए देखा है। तो यहां प्रश्न आपका बनता है कि कवि ने बादल को घिरते यहां पर देखा है। उत्तर होगा कि सफेद स्वच्छ पर्वत की चोटियों के ऊपर बादल को कवि ने घिरते हुए देखा है। बादल यहां पर घिरे हुए हैं, तो फिर उत्तर वही आएगा। यहां पर अगला आपका जो प्रश्न बनता है वह प्रश्न यही बनता है कि गिर के शिखरों की विशेषताएं, उनकी विशेषता क्या है। तो दो बॉक्स बनेगा, एक में आएगा अमल, दूसरे में आएगा धवल, मतलब सफेद और स्वच्छ। आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे मोती जैसे, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, अब यहां से लेके यहां तक, नीचे तक का भावार्थ एक साथ आएगा। मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। आप जानते हैं मोती बहुत ही चमकीला और मूल्यवान पदार्थ होता है। कवि कहते हैं कि जिस तरह से छोटे छोटे मोती होते हैं, यहाँ पे जैसे आया तो उपमा अलंकार है, छोटे छोटे मोती होते हैं, चमकदार मोती होते हैं, उसको देखने के बाद व्यक्ति उसके प्रति आसक्त हो जाता है। ठीक उसी तरह से छोटे छोटे मोतियों के समान शीतल अर्थात ठंडे
तुहिन, तुहिन का मतलब होता है ओस या बर्फ, कण यानी टुकड़े। कवि कहते हैं कि जिस तरह से मोती के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक उसी तरह से कवि ने बादल के, उसके यानी बादल के ठंडे कणों को, उसकी बूंदों को ओस की बूंदों के समान, फिर से समझिएगा, कवि कहते हैं कि बादल की जो बूंदें हैं वे छोटे छोटे मोती के समान दिखाई पड़ रही हैं। साथ ही वे कहते हैं उसके शीतल तुहिन कणों को, साथ में ही वे कहते हैं कि बादल की जो बूंदें हैं वे ठंडी ओस बूंदों के समान भी दिख रही हैं, मोती के समान दिखाई पड़ रही हैं। जिस तरह से आकाश से गिरने वाली ओस की बूंदें होती हैं, बर्फ के टुकड़े होते हैं, ठीक उसी तरह से मोती के समान दिखाई देने वाली बादल की वे बूंदें मानसरोवर, मानसरोवर आप जानते हैं कैलाश मानसरोवर हिमालय पे है, जहाँ की लोग यात्रा करते हैं, धार्मिक यात्रा हिंदुओं में होती है। यह बहुत ही बड़ा सरोवर है, तालाब है, जहाँ पर भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ निवास करते हैं। कवि कहते हैं कि मोती के समान दिखाई देने वाले बादल के वे छोटे कण जिस तरह से ओस की बूंदें आकाश से गिरती हैं, ठीक उसी तरह से वे सभी बादल की बूंदें मानसरोवर में स्थित सोने के, स्वर्णिम यानी सोने के रंग के दिखाई देने वाले कमल के ऊपर गिरते हुए उन्होंने देखा है। भावार्थ फिर से समझिएगा। कवि कहते हैं कि बादल की वे बूंदें छोटे छोटे मोतियों के समान दिखाई पड़ रही हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे बादल की बूंदें नहीं, छोटे छोटे मोती के टुकड़े हैं। कवि आगे कहते हैं कि बादल की वे ठंडे कण जो हैं, बादल की भी ठंडी बूंदें जो हैं, ओस की बूंदों के समान मानसरोवर में मौजूद, मानसरोवर में खिले हुए जो सुनहरे रंग के, सोने के रंग के दिखाई देने वाले कमल के फूल हैं, उन कमल के फूलों की पंखुड़ियों के ऊपर, उनके पत्तों के ऊपर उन्होंने गिरते देखा है। कवि कहते हैं इस तरह से मैंने अपनी आंखों से बादल को गिरते हुए देखा है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्रश्न बने शब्द संपदा में कि पद्यांश में आए हुए शब्द युग्म छोटे छोटे हो गए आपके। दूसरा प्रश्न आपका बनता है कि कवि ने यहाँ पर जो प्रश्न है अगला कि बादल की बूंदों को इनके समान बताया है, तो वह हुआ छोटे छोटे मोती के समान बताया हुआ है। अगला प्रश्न आपका बनता है बादलों को मोती जैसे शीतल बूंदों को गिरने का स्थान तो कहाँ पर गिर रहे हैं? मानसरोवर के सुनहरे रंग के कमलों के ऊपर गिर रहे हैं। पद्यांश में आए हुए एक तालाब का नाम तो वह हुआ मानसरोवर। कमलों की विशेषता वे स्वर्णिम रंग के हैं, सुनहरे रंग के हैं। स्वर्णिम में आया हुआ प्रत्यय इम प्रत्यय आया हुआ है। इस तरह से यहाँ पे कई सारे प्रश्न आपके बन गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। तुंग अर्थात ऊंचे। आप जानते हैं हिमालय की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। हिमालय पर्वत का नाम है। कंधों पर यानी उसके ऊपर। कवि यहाँ पर हिमालय पर मौजूद झीलों का वर्णन करते हैं, उनके पानी की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, वहाँ पर आने वाले हंसों के बारे में बताते हैं कि वे हंस हिमालय में जो झीलें हैं वहाँ पर क्यों आते हैं, उनके आने का कारण क्या है।
कवि कहते हैं कि ऊंचे हिमालय के ऊपर, कंधों पर यानी ऊपर, कई प्रकार की झीलें हैं। उन झीलों में कुछ झीलें छोटी हैं और कुछ झीलें बड़ी बड़ी हैं। वापस देखिएगा, कवि कहते हैं कि हिमालय बहुत ऊंचा पर्वत है, यह हम सभी जानते हैं। उस ऊंचे हिमालय के ऊपर छोटी और बड़ी कई प्रकार की, कई तरह की झीलें हैं। छोटा सा प्रश्न आपका बन गया कि हिमालय पर मौजूद, हिमालय पर स्थित झीलों के प्रकार, तो वह हुआ छोटी एक बॉक्स में, दूसरे में बड़ी। हिमालय की विशेषता तुंग यानी ऊंचा है। दूसरा, तुंग हिमालय के कंधे पर यह स्थित है। उत्तर होगा छोटी बड़ी कई झीलें स्थित हैं। छोटी बड़ी शब्द युग्म हो गया। हिमालय का संधि विग्रह करेंगे तो हो जाएगा हिम धन आलय, और यह स्वर संधि हो जाएगी। पद्यांश में आए हुए विरुद्धार्थी शब्द, तो वह होगा छोटी बड़ी। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल, तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब वैसे तो भावार्थ वहाँ ऊपर से लेकर यहाँ तक एक ही होता है, लेकिन मैं पार्ट में करके आपको छोटा छोटा बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। उनके यानी झीलों के, श्यामल यानी काले रंग में, नील यानी नीले रंग के, सलिल का अर्थ है पानी, है संस्कृत का शब्द है। कवि यहां पर कहते हैं कि हिमालय पर जो छोटी और बड़ी दो प्रकार की झीलें हैं, उन झीलों में जो पानी है, उनमें से कुछ झीलों का पानी जो है वह काले रंग का है और कुछ झीलों का पानी वह नीले रंग का है। तो यहाँ पे आ गया आपका छोटा सा प्रश्न कि झीलों की विशेषता, झीलों के पानी की विशेषता, तो उत्तर होगा एक बॉक्स में श्यामल, दूसरे में नील। कभी कहते हैं कि हिमालय पर मौजूद छोटी बड़ी झीलों के जो पानी है, उनमें से कुछ झीलों का पानी वह काले रंग का है, श्यामल है, और कुछ नीले रंग का है। समतल देशों से आकर कवि कहते हैं कि उन झीलों में जो छोटी और बड़ी हिमालय की झीलें हैं, उन झीलों में जिनका पानी किसी का काला और नीला है, उन झीलों में समतल देश यानी मैदानी भागों में रहने वाले जो हंस होते हैं। अब आप कहेंगे हंस कहाँ है? हंस कवि ने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे कि समतल देशों में यानी मैदानी भागों में रहने वाले जो हंस होते हैं, वे उन झीलों में जिनका पानी काला और नीला है, उन झीलों में आया करते हैं। तो हंस, इन देशों के हंस झीलों में आते हैं, तो वह उत्तर होगा समतल देशों के हंस आते हैं। समतल देशों के हंस यहाँ पर आते हैं, तो उत्तर होगा काले और नीले जल वाली छोटी बड़ी झीलों में आते हैं। मैंने कहा था आराम से समझेंगे, विधिवत समझ में आएगा। अब मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि आखिर वे हंस इन देशों में, हिमालय की झीलों में क्यों आते हैं। समतल देशों के हंस पावस की उमस से आकुल, पहला कारण कवि यहाँ पे बता रहे हैं। पावस मतलब होता है वर्षा ऋतु, उमस मतलब गर्मी, आकुल मतलब व्याकुल। कवि कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है, तब मैदानी देशों में उमस बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती, गर्मी बढ़ जाती है। कवि नागार्जुन का कहना है कि जब वर्षा ऋतु की शुरुआत में, वर्षा ऋतु के मौसम में उमस बढ़ जाती है, गर्मी अत्यधिक बढ़ जाती है, तो मैदानी देशों में रहने वाले ये हंस जो होते हैं, वे गर्मी से व्याकुल हो जाते हैं।
क्लियर होना चाहिए। हंसों के व्याकुल होने का कारण क्या है कि वर्षा ऋतु में की उमस के कारण वे हंस व्याकुल हो जाते हैं। पहला कारण यह है कि वर्षा ऋतु में जो अत्यधिक गर्मी पड़ती है, अत्यधिक उमस होती है, उससे वे हंस व्याकुल हो जाते हैं। आकुल मतलब व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। इस कारण से वे हंस यहाँ पर आ जाते हैं, झीलों के पानी में आकर के अपनी उस गर्मी को दूर करते हैं। दूसरा कारण कवि बताते हैं, तिक्त मधुर विष तंतु खोजते, हंसों को तीरते देखा है। तिक्त, तिक्त मतलब तीखा, मधुर मतलब मीठा। विष तंतु, विष तंतु का अर्थ होता है कमल का जो नाल होता है, आप ऊपर कमल का फूल होता है और एक लंबी सी डंडी नीचे गई रहती है पानी में नीचे, वह कमल नाल कहलाता है। उस कमल नाल का जो रेशा होता है, जैसे हमारी चमड़ी है वैसे उसका रेशा होता है ऊपर का, उसे कहा जाता है विष तंतु। कमल नाल का रेशा जो है उसे कहा गया है विष तंतु। हंसों को तिरते देखा है, तिरते मतलब तैरते हुए। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जब अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है, वर्षा ऋतु में जब उमस अत्यधिक होती है, तो वहाँ समतल देशों में रहने वाले हंस वहाँ की गर्मी से व्याकुल हो जाते हैं और वे उड़ करके इन छोटी बड़ी झीलों के काले और नीले पानी में आकर के बैठ जाते हैं। वहाँ आकर वे करते क्या हैं? वहाँ तिक्त मधुर विष तंतु खोजते, हंसों को तिरते देखा है। वे सभी हंस वहां पर आकर के जो तीखे और मीठे कमल नाल के रेशे होते हैं, कमल नाल के रेशे को में से कमल नाल के रेशे को उन्होंने खोजते हुए वहाँ पर उन्हें देखा है। इस तरह कवि कहते हैं कि वे वहाँ पर हंसों को तैरते हुए अपनी आंखों से देखे हैं। फिर से इसको समझिए, कवि कहते हैं कि मैदानी भागों में जब अत्यधिक वर्षा ऋतु में अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है, उमस बढ़ जाती है, तो वहाँ पर रहने वाले हंस उस गर्मी से व्याकुल हो जाते हैं और उससे छुटकारा पाने के लिए हंस इन झीलों में आ जाते हैं। वहाँ पर आकर के वे मीठे और तीखे स्वाद वाले कमल नाल के रेशे को खोजते रहते हैं। कमल नाल के रेशे की विशेषता है कि वह तीखा और मीठा होता है। उस कमल नाल के तीखे और मीठे रेशे को खोजते हैं। कवि कहते हैं इस तरह से उन्होंने हंसों को तिरते हुए, तैरते हुए हिमालय की चोटी पर मौजूद छोटी बड़ी झीलों में देखा है। कवि कहते हैं मैंने अपनी आंखों से यहाँ पर बादल को गिरते हुए देखा है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, मेरी व्याख्या भावार्थ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।